नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मौर्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और मौर्यकाल के अंतर्गत सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल में पढ़ा, फिर हमने इनके बेटे बिंदुसार के बारे में पढ़ा। आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिंदुसार के बेटे हैं। और आपको जैसा कि पता ही है कि रिट स्पेशल हमारे इस चैनल पर क्लासेस चल रही हैं और अब तक रिट के 35 लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो है तो कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है। आपके एग्ज़ाम में जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सब इन वीडियोज़ में शामिल किए गए हैं, लेक्चर्स में हैं, तो आप ये लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का एक बटन दिखाई देगा, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अशोक जो हैं वो चंद्रगुप्त के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक जो हैं, जो चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा था, चंद्रगुप्त जो हैं वो अशोक के दादा थे और बिंदुसार इनके पिता थे। तो अशोक जो हैं इनकी गणना विश्व के महानतम सम्राटों में भी की जाती है। अब बात करें इनके नामकरण की, तो इनके क्या क्या नाम हैं, किन किन नामों से हम अशोक को जानते हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों में अशोक नाम का उल्लेख नहीं है। सिर्फ जो मास्की, गुर्जरा, नित्तुर और उदयगोलम, ये जो लघु शिलालेख हैं इनमें अशोक नाम मिलता है। इसके अलावा अन्य अभिलेखों में इनको देवाना प्रियो प्रियदर्शी राजा अर्थात देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा के नाम से उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया और इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय शासक। और कुछ अभिलेखों में इनके केवल देवाना प्रिय लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बैराट और भाब्रू लेख में उससे मात्र प्रियदर्शी राजा यानी कि प्रियदर्शी राजा कहा गया है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में भी अशोक को प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी या प्रियदर्शन यानी कि प्रियदर्शन कहा गया है। यद्यपि जो ये ग्रंथ हैं इनमें अशोक या धर्माशोक के नाम से भी इन्हें बताया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, धर्माशोक, अशोक, प्रियदर्शी राजा। इसके अलावा पुराणों में कहीं कहीं अशोकवर्धन भी कहा गया है, पुराणों में नाम मिलता है अशोकवर्धन। और तिब्बती बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार युवावस्था में अशोक जो है कामासक्त होकर आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे, इसलिए इन्हें कामाशोक भी कहा गया है, तो कामाशोक भी इन्हीं का नाम है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक जो थे एक क्रूर और अत्याचारी शासक थे और अपने नृशंस कर्मों के कारण महावंश के अनुसार इन्हें चंडाशोक भी कहा गया है। सम्राट अशोक को और लोक कल्याणकारी कार्य करने के कारण क्या कहा गया? अशोक महान। और क्रूर कार्य करने के कारण क्या कहा गया? चंडाशोक। इसके अलावा मास्की लघु शिलालेख में बुद्ध शाक्य भी कहा गया, जो मास्की शिलालेख है उसमें बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। और पिंगल वस्तु नामक आजीवक ने ही अशोक के जन्म पर इनके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। किसने? पिंगल वस्तु नामक राजा ने। उनका नाम क्या था? पिंगल वत्सु। इसके अलावा अशोक को उज्जैनी करमौली भी कहा जाता है। अब बात करें इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, तो अशोक के राज्यारोहण जो हुआ था वो हुआ था 273 ईसा पूर्व में और राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। और इन दोनों के बीच में पूरे 4 वर्ष का अंतराल है। जो अशोक का प्रारंभिक जीवन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें बौद्ध ग्रंथ से। और दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के जो पुत्र हैं उनका नाम था सुसीम। बिंदुसार के जो बड़े बेटे थे उनका नाम था सुसीम। और बाद में चंपा नगरी की एक जो ब्राह्मण पत्नी जिनका नाम था सुब्रदांगी, उनसे उनके 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे अशोक और विगताशोक। जो अशोक और विगताशोक ये 2 हो गए, ये दोनों खास भाई थे। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। किसमें? दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 तो पत्नियां और 101 पुत्र। राज्य प्राप्त करने से पहले अशोक को प्रांतीय शासक के रूप में कार्य करने का भी अवसर मिल चुका था। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बिंदुसार के राज्यकाल में अशोक तक्षशिला और अवंती के उपराजा रह चुके हैं। कहाँ के? तक्षशिला और अवंती के उपराजा।
इसके अलावा अशोक बिंदुसार का ज्येष्ठतम पुत्र यानी कि बड़े पुत्र नहीं थे और बौद्ध ग्रंथों के उल्लेख से हमें ये पता चलता है कि बिंदुसार के अंतिम दिनों में अशोक और उसके भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकार है इसको लेके संघर्ष हुआ। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अशोक के राज्यारोहण जो कि 273 ईसा पूर्व में हुआ था और औपचारिक जो राज्याभिषेक हुआ था जो कि 269 ईसा पूर्व हुआ था, इनमें 4 वर्षों का व्यवधान हो गया था। इसके अलावा अशोक के उत्तराधिकारी बनने के संबंध में 2 कथाएं भी हैं। कौन कौन सी वो 2 कथाएं हैं? तो पहली कथा के अनुसार जो कि दिव्यदान में दी गई है, दिव्यावदान में बताई गई है, बिंदुसार अपने बड़े पुत्र जो सुसीम थे और इनका अन्य नाम है सुमन, इसमें इनको अधिक प्रेम करते थे। जो बिंदुसार थे अपने बड़े बेटे को अधिक प्रेम करते थे और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए और राज्य के जो अमात्य थे वो अशोक के पक्षधर थे। तो जब बिंदुसार बीमार हुए तो शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई और अमात्यों ने क्या किया कि अशोक को राजा बना दिया। और उस समय सुसीम जो थे वो तक्षशिला में थे और जब वे लौटे तो अशोक द्वारा पहले से ही नियोजित पाटलिपुत्र की परीक्षा में दहकते अंगारों से भरी थी जो उसमें गिरकर मर गए। कौन? सुसीम। तो महावंश में एक और दूसरी भी कथा है, वो कौन सी कथा है? महावंश के अनुसार क्या है कि जब बिंदुसार बीमार हुए तो उस समय अशोक जो है वो उज्जैनी में थे और अपने पिता की जो मृत्यु का समाचार सुनकर जब वो पाटलिपुत्र पहुँचे तो अपने बड़े भाई सुमन या सुसीम कह सकते हैं, नाम मिलते हैं इनके, सुसीम को मारकर वो राज्य पर उन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? अशोक ने। और इसके अलावा एक दूसरे प्रसंग में महावंश कथन है कि बिंदुसार के जो हैं 101 पुत्र थे। बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 101। और इनमें अशोक जो है वो अत्यधिक तेजस्वी और बलवान थे और अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को मारकर संपूर्ण जम्बूद्वीप पर शासन किया था। तो एक ये भी प्रसंग मिलता है। इसके अलावा दीपवंश में भी अशोक द्वारा 99 भाइयों के वध के बाद सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख है। किसमें? दीपवंश में भी है ऐसा। और जो बौद्ध लेखक तारानाथ है इनके अनुसार अशोक ने केवल 6 भाइयों को ही हत्या करके राज्य प्राप्त कर लिया था। ऐसा कौन कह रहे हैं? बौद्ध लेखक है तारानाथ, ऐसा ये कह रहे हैं कि 6 भाइयों को ही मारा था। इसके अलावा जो चीनी ग्रंथ है इस फा युएन चू लिन, इसमें भी उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम को मारकर राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो ये तो हो गई अधिकार की बात कि उत्तराधिकार कैसे अशोक को मिला। इसके अलावा दिव्यावदान का कथन है कि एक बार क्रोध में उसने अपने 500 अमात्यों के सिर जो है धड़ से अलग कर दिए थे। कितने अमात्यों के? 500 अमात्यों के, क्योंकि उन्होंने उसके आदेश की सही पालना नहीं की थी। तो इस कारण से अशोक ने क्या किया था कि 500 अमात्यों का जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया था। इसी के अलावा दिव्यावदान के अनुसार ही अशोक ने जो अशोक वृक्ष आता है इसके पत्तों को तोड़ने के अपराध में अंतपुर की 500 स्त्रियों को जीते जी आग में जलवा दिया था। इसके अलावा हेनसांग ने अशोक द्वारा निर्मित एक नरक ग्रह का उल्लेख भी किया है। किसने? हेनसांग ने। अशोक द्वारा निर्मित था नरक ग्रह जिसमें पिघली हुई गर्म धातु से भरी 3 विशाल भट्टियां थी और मनुष्य को यंत्रणा देने के लिए नरक तुल्य सब साधन भी थे यहाँ पर। और दिव्यावदान में भी अशोक के एक भयंकर बंद नागार नरकग्रह था, उसका उल्लेख है। इसका नाम था बंद नागार, जो बाहर से बहुत ही सुंदर और दर्शनीय था। अशोक जो हैं प्राचीन भारत के पहले सम्राट थे जिन्होंने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पहले सम्राट कौन थे जिन्होंने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया, तो कौन थे? अशोक। अशोक ने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया। प्राचीन भारत के ये पहले सम्राट थे। इसके अलावा इन्होंने शिलालेख लिखने की परंपरा को भी प्रारंभ किया। अभिलेख अशोक के अधिकतर जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। अपने परोपकारी कार्य करने के कारण अशोक को अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। इसके अलावा राजतरंगिनी कलहन के अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। किसने? अशोक ने। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। किसकी स्थापना की? श्रीनगर की। और नेपाल में ललित पतन नगर की स्थापना की।
और कलहन के विवरण के अनुसार अशोक जो है कश्मीर का प्रथम में मौर्य शासक था। कश्मीर के प्रथम मौर्य शासक थे। अशोक की मृत्यु के बाद कश्मीर का शासक कौन बना? जालोक। अशोक की मृत्यु के बाद जालोक को बताया गया है। और अशोक की पत्नी कारुवाकी जो थी, उन्होंने सर्वाधिक प्रभावित किया था अशोक को। इसके अलावा इनकी अन्य पत्नियों के नाम भी लिखे हैं मैंने, कारुवाकी, तिक्षरक्षिता, असंधिमित्रा, पद्मावती। इसके अलावा अशोक के 7वें स्तंभ लेख में, 7वां जो स्तंभ लेख है इसमें आजीविकों का उल्लेख किया गया है। किसमें? 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों के बारे में उल्लेख किया गया है। आजीविक संप्रदाय की स्थापना जो है वो मखलीपुत्र ने की, गोसाल ने की थी। किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। अशोक ने धर्म सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए आजीविकों के निवास के लिए 12 की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया। कितनी गुफाओं का? 3 गुफाओं का। और इनका नाम है चौपर, सुदामा, झोपड़ी। इसके अलावा अशोक के समय सुदर्शन झील से सर्वप्रथम सिंचाई व पानी के निकास के लिए जो नहरें निकाली गई थी, किसके समय? अशोक के समय निकाली गई थी। कौन सी झील? सुदर्शन झील से। और सिंचाई पानी के निकास के लिए नहरें निकाली गई तथा इस समय सौराष्ट्र का जो गवर्नर था वो था यवन तुषास्व। और राज्यारोहण से पहले अशोक जो है अवंती, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ का राज्यपाल था। और सम्राट अशोक ने चाणक्य के शिष्य राधागुप्त को, चाणक्य के शिष्य थे राधागुप्त, इनको अपना प्रधानमंत्री बनाया और उन्हीं के सहयोग से सुसीम व अन्य भाइयों को पराजित करके अपना सिंहासन प्राप्त किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आज हमने जो अशोक के बारे में प्रारंभिक जीवन और क्या क्या इनके नाम हैं और कहाँ ये बौद्ध ग्रंथ, इनमें क्या क्या बताया गया है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम अशोक की जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसके पार्ट कर दिए हैं। और कलिंग युद्ध भी काफ़ी बड़ा है और अशोक के जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध भी है ये, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।